student. Today I am discussing a very important topic, the microbial growth. कैसे एक जो बैक्टीरिया है या फंगस है या कोई भी है माइक्रोबियल, वो कैसे ग्रो करता है। ये एक मेरा फेवरेट टॉपिक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो माइक्रोबियल ग्रोथ होती क्या है? माइक्रोबियल ग्रोथ एक ऑटो कैटालाइटिक प्रोसेस है। ऑटो का मतलब खुद ब खुद, और कैटालाइटिक एक प्रोसेस है जिसमें नो ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक एक सेल भी ना प्रेजेंट हो। अगर एक वायबल सेल भी होगा तो तब रेट ऑफ ग्रोथ होगी। तो रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है विद द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट। बायोमास यही कि एक वायबल सेल होगा। तो हम इसको बड़े आसानी से, एक इसका फार्मूला है dx/dt और बटा ux, ठीक है। तो इसमें जो dx एंड dt है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बायोमास है, और जो इसमें dx है वो नंबर है, यानी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और टाइम कितने टाइम में, और u है एक कांस्टेंट है यानी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हम करते हैं। तो आपको एक जो इसमें जो मेन चीज़ें याद रखने वाली हैं उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व है। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जो ही इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, लैग फेज, एक्सलरेटिंग फेज, लोग फेज, डी एक्सलरेटिंग फेज एंड स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज द लास्ट फेज। तो मेनली जो इसमें फेज है वो लैग फेज है, लॉग फेज है एंड स्टेशनरी फेज है, ठीक है। तो आपको अगर ये माइक्रोबियल ग्रोथ का आ जाए तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जैसे जो एक सेल होता है, फर्स्ट के एक बैक्टीरिया है, ये बाइनरी जो फिशन होता है, फिशन के ज़रिए ये जो सा है डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या, ये एक बैक्टीरिया है, ये दरमियान से फिशन हो गया, ये दो बैक्टीरिया में बदल गए, फिर ये दरमियान से फिशन हो गया, ये 1 2 3 4, फिर ये हो गया, इनमें एसेक्सुअल ग्रोथ होती है, इस तरह ये 8 16, इस तरह दे विल इंक्रीज इट। तो आप ये देख रहे हैं विद द टाइम जौन से इनकी इंक्रीज़ हो रही है, और उसके बाद जौन से है इसकी आगे फिर ये स्टेशनरी फेज़ आ जाती है। तो स्टेशनरी फेज़ आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्टेशनरी फेज़ में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली जो फेज़ है, जो मैंने लैग फेज़ का है, इसमें कोई अपीरेंट ग्रोथ नहीं होती। आप ये देख रहे हैं कि इसमें अपीरेंट कोई भी ग्रोथ नहीं है फ़िलहाल। अभी जौन सा है देयर इज़ नो एनी growth there. You see this phase, ठीक है। why there is no growth phase? because अभी जौन सा है कर्व जौन सी है शुरू हुई है, क्योंकि अभी हमने बैक्टीरिया इसमें नहीं आया। तो जो ही आप कोई बैक्टीरिया इसमें डालेंगे, इनोकुलम करेंगे, इनोकुलम का मतलब बैक्टीरिया डालना, न्यू इन्वायरमेंट, एक नए इन्वायरमेंट में, तो वो अपने एंजाइम सिंथेसाइज करने शुरू कर देता है। इसे एक्सेलरेटिंग फेज कहते हैं। तो वो सिंथेसाइज करते हैं जो उसके ग्रोथ के लिए चाहिए, जो उसके रिपेयर के लिए चाहिए, जो उसे पहले फ्रीजिंग, ड्राइंग या हीटिंग के ज़रिए हमने मारा था, अगर एक आदमी बच गया। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फेज में बैक्टीरिया अपने सेल्स इंक्रीज करता है, एंड दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फेज। अब इसमें बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और फिर 12 एंड दैट इज़ सो ऑन, ठीक है। तो नंबर इंक्रीज़ करता है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ लॉ जो हमने पढ़ा है। फिर हम उसके बाद जो फेज़ आती है उसमें जो लास्ट फाइनली होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो सी है एंड हो जाती है। अब ग्रोथ ऐसा ऐसा आगे कम होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि अब बैक्टीरिया के पास खाने पीने के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अब कम हो गए हैं। तो नाउ इट इज़ गोइंग टू द लास्ट स्टेज, दैट इज़ द स्टेशनरी फेज। अब उसके पास ग्रोथ वगैरह वो नहीं है, जिसकी वजह से वो जौन सा कल्चर जौन सा स्टेशनरी मूव्स की तरफ चला जाता है। अब हम इसको एक ओवरऑल इसको जौन सा है इक्वेशन को, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट लाइक दैट। सो dx बटा dt ये आपको पता है बायोमास, ठीक है, और हम um माइनस um, ठीक है, और बटा k। तो k आपको पता है ये स्पेसिफिक है, तो k हमने इसलिए यूज़ किया है। अब हम एनवायरनमेंट को भी देखेंगे
कि इन्वायरमेंट क्या माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए सही है या नहीं है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट्स करते हैं। उनमें सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ इम्प्लिकेट फैक्टर्स होते हैं, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी कहते हैं, यानी बाहर। अच्छा, यही फैक्टर्स सारे स्पॉयलेज का ही बायस भी बनते हैं। जो स्पॉयलेज और मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह, चाहे मीट हो चाहे वो हो, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में न्यूट्रिएंट्स अहम है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए, पीएच अहम है। जैसे अभी मैं आपको वो पढ़ा रहा था फ्रूट्स का, तो उसमें पीएच कम होती है फ्रूट्स की। इसके अलावा वाटर एक्टिविटी बहुत अहम है। एंटीमाइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है माइक्रोबियल का, कितना इन्वेट का। एनवायरमेंटल फैक्टर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये आपको पता ही है। इसके अलावा जो इम्प्लिटेंट फैक्टर्स हैं उसमें ग्रोथ रेट कैसा है, यानी वो कितना अपने आप को म्यूटिलिज्म यानी अपने आप को चेंज भी कर पाते हैं, ठीक है, नए अपने स्ट्रक्चर बनाता है, कोमेंसलिज्म एंड एंटागोनिज्म, और कितनी रेजिस्टेंस है। प्रोसेसिंग फैक्टर, वॉशिंग, पैकिंग, इरिडेशन एंड पास्चराइजेशन, आपने कितनी अच्छी स्लाइसिंग की है, कितनी अच्छी पैकिंग की है, कितनी अच्छी इरिडेशन की है। इरिडेशन यानी अंडर द हीट प्रोसेस, एंड पास्चराइजेशन, यू नो दैट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।